हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आज हम बात करेंगे जो ये हमारी सीरीज़ चल रही हैं, दिस इज़ इंजीनियरिंग विदाउट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे अबाउट यूनिट 2। यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यूनिट 2 में हम बात करेंगे अबाउट नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड मैन मेड डिज़ास्टर्स। ओके गाइज, सो गाइज इसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स में हम बात करेंगे, और ये अभी जितना भी हम सारा पढ़ रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम चैट जीपीटी, बिकॉज इसके मेरे को कंप्लीट कहीं पे नोट्स मिले नहीं हैं। सो मीनिंग ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होता है? देखो, नेचुरल डिज़ास्टर्स ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जो कि आपके नेचुरली होते हैं, उसमें ह्यूमन का मतलब डायरेक्टली कोई रोल ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर्स में बहुत ज़्यादा हमें लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। ये नेचुरल प्रोसेसेस से होता है अर्थ की, जिसमें हमें डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस और डिस्ट्रप्शंस ऑफ नॉर्मल लाइफ, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो नॉर्मल डिज़ास्टर्स नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं उसमें आपके आते हैं अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रोट्स, जो इंटरेक्ट करता है हमारा ह्यूमंस के साथ। ठीक है, उसमें ह्यूमंस को डायरेक्टली लॉस होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ नेचुरल ओरिजिन, नेचुरल फोर्सेस से ही हो रहा है। देन सडन एंड स्लो ऑनसेट। सडन ऑनसेट का मतलब है कि या तो एकदम से हो गया कि भाई अर्थक्वेक आ गए, सुनामी हो गई। ठीक है, फिर स्लो ऑनसेट्स का मतलब है कि धीरे 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 हो रहा है वो, जैसे मान लो सूखा पड़ जाना, ड्रॉट पड़ जाना कहीं पे। देन डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन होता है किसी अच्छी लैंड पे धीरे धीरे टाइम के साथ आपका डिजर्टिफिकेशन, मतलब डेजर्ट काइंड ऑफ एरिया वो बन जाता है, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, देन दिस इज़ अनप्रिडिक्टेबल। इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जो कि विदाउट वार्निंग आ जाते हैं। अब अर्थक्विक्स होते हैं वो एकदम सडनली हो जाते हैं। देर इज़ नो लाइक प्रिडिक्टेड समथिंग कि हाँ अब यहाँ पे अर्थक्विक आएगा, तो एकदम सडनली हो जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा डैमेज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट, ये सब हमें देखने को मिलता है। वेरिंग इंटेंसिटी एंड स्केल, तो हमें डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, मतलब जो हमारे अगर हम अर्थक्वेक्स की बात करें तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में होते हैं, डिफरेंट ड्यूरेशन के होंगे कि अर्थक्वेक आएगा तो मे बी हो सकता है कुछ सेकेंड्स के लिए आए या बहुत ज़्यादा मिनट्स के लिए आ जाए। ठीक है, तो और उसका इम्पैक्ट भी वैरी करेगा कि अगर मैग्नीट्यूड कम है हमारे अर्थक्वेक का तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, बट अगर बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। देन वी हैव रीजन स्पेसिफिक, मतलब ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें ज़्यादातर हिमालयन बेल्ट्स पे, गुजरात की साइड, या फिर अगर ग्लोबल लेवल्स पे मैं बात करूँ तो हमें जापान में ज़्यादा देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक्स। वेयरएज़ जो साइक्लोन्स होते हैं वो कोस्टल रीजन पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और लास्ट में जो ड्रॉट होता है, सूखा पड़ जाता है, वो हमें एरिड एरियाज पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब जहाँ पे चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहता है तो हमें वहाँ पे सूखा देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया, राजस्थान। ओके, देन वी हैव रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है कि रिपीटेडली आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल फ्लड्स या सीजनल साइक्लोन्स। रिकरेंट की मतलब बहुत हमें फ्रिक्वेंटली या एक टाइम पे आपको देखने को मिलेगा ही वो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि अगर जो हिमालयन रीजन्स हैं या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे आपको लैंडस्लाइड्स एक मॉनसून के टाइम पे आपको हर साल देखने को मिलेगा ही, एक ना एक केस तो सुनाई देगा ही कि भाई वहाँ पे वो लैंडस्लाइड्स हो गए हैं। देन ह्यूमन वल्नरेबिलिटी इंक्रीजेस इम्पैक्ट, तो इसमें पुअर प्लानिंग, डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स को इंक्रीज कर दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे कुछ ये जो थे, एक्चुअल में गाइज ये ना मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैं AIML स्टूडेंट हूँ, दिस इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ माई ओन। तो ये CSE कोर में है ये सब्जेक्ट। तो इसका आप एक बारी सिलेबस कोड मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाया था सिलेबस, तो अगर उसको वीडियो को पॉज करके देख लेना कि आपका वो ही सिलेबस हो, बिकॉज इसका पेपर अभी 19 दिसंबर 2025 को है ये पेपर। ओके, सो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स की। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लड, जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो जाता है इन अ ड्राई लैंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल, हैवी रिवर ओवरफ्लो या डैम फेलियर।
तो उसको हम फ्लड बोलते हैं। ओके, देन वी हैव फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स का मतलब होता है एकदम से रैपिड या फिर सडन फ्लडिंग हो जाना इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फ्लड को आप बोलते हो कि बहुत दिन से बारिश हो रही है तो एकदम से हो सकता है कि बाढ़ जैसे हालात आपको देखने को मिल जाए। वहीं अगर हम फ्लैश फ्लड की बात करें तो शॉर्टर ड्यूरेशन में रैपिड फ्लडिंग जो होती है, ठीक है, तो वो हमें फ्लैश फ्लड उसको बोलते हैं। देन वी हैव ड्रॉट। ड्रॉट होता है कि एक लॉन्ग पीरियड से कहीं पे बारिश नहीं हुई है, वहाँ पे पानी की कमी हो गई है, अब क्रॉप फेलियर हो रहा है और फूड शॉर्टेज हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। देन वी हैव क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट को हिंदी में हम बोलते हैं बादल फटना, ठीक है। बादल फटना जैसे हम सुनते हैं कि कहीं पे बादल फट गया तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहाँ पे देखने को मिल रहा है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड शॉर्ट एरिया। बहुत स्मॉल एरिया पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। देन वी हैव अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता है सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लग जाती हैं जिससे हमारी बिल्डिंग्स या लैंडस्लाइड, सुनामीज, हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं उसके बाद इफेक्ट्स में। ओके, देन वी हैव लैंडस्लाइड्स जिसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होता है रॉक्स का या फिर सॉइल का। अगर हम बात करें स्लोप से, मतलब जो स्टीप एरियाज होते हैं, मतलब इस टाइप से स्लांटिंग एरियाज होंगे ना, तो यहाँ से ऊपर से ऐसे रॉक्स फॉल करती दिखेंगी और वो ग्रेविटी की वजह से वो ऑफ कोर्स नीचे आएंगी, ठीक है। अब इसमें ट्रिगर्स क्या होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा जब हैवी रेनफॉल या अर्थक्वेक आता है हायर मैग्नीट्यूड का तो उसमें चांसेस रहते हैं ऑफ लैंडस्लाइड्स। और डिफॉरेस्टेशन मतलब ना वो जैसे अगर बहुत ज़्यादा हम प्लांट्स को कट कर देते हैं ऑन लार्ज स्केल तो भी हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं बिकॉज देयर आर नो रूट्स टू बाउंड द सॉइल। फिर आते हैं एवलांचेस। एवलांचेस होते हैं रैपिड फ्लो ऑफ स्नो एंड आइस डाउन द माउंटेन स्लोप, ठीक है। एकदम से बहुत ज़्यादा आपको बिग रॉक्स ऑफ या फिर बिग स्लैब्स ऑफ स्नो हमें देखने को मिलते हैं which are falling down or rapid flowing down the slopes of mountains. Okay, then we have volcanic eruptions. volcanic eruptions होते हैं कि आपका जो वॉल्केनो इरप्ट होता है जिससे हमें मैग्मा, गैसेस या बहुत काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो भी हमारा एक नेचुरल डिजास्टर में काउंट होता है। देन वी हैव मड फ्लो। मड फ्लो होता है कि एक मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज रैपिडली फ्लोइंग डाउनवर्ड्स द हिल, ठीक है। फिर है हमारे पास साइक्लोन। साइक्लोन होता है एक लार्ज रोटेटिंग अमाउंट ऑफ, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा एक रैपिड फ्लो ऑफ साइक्लोन हमें देखने को मिलता है। देन वी हैव स्टॉर्म जो कि आंधी तूफान हम देख लेते हैं इन मानसून्स की, एकदम से बहुत ज़्यादा विंडी हो गया सारा, तो वो सारी चीज़ें। देन वी हैव क्लाइमेट चेंज। नेचुरल डिजास्टर्स में एक लॉन्ग टर्म ऑफ टेम्परेचर में एकदम से चेंज हो जाना, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या आजकल ठंड बहुत कम पड़ रही है 1-2 सालों से, तो ये सारी हम चीज़ें देखते हैं। देन वी हैव ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में ना अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें गैसेस में CO2 ही लिखना, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की जो हाईली इम्पैक्टफुल गैस होती है दैट इज़ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट। फिर है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का फॉर्मूला लिख सकते हो टू इन्हांस योर आंसर, जिसमें O3 इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे O2 लिखा है ना स्मॉल में, तब O3 लिख सकते हो फॉर ओजोन। और ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है कि जो केमिकल्स होते हैं CFCs स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जनरली हमारे रेफ्रिजरेटर्स या फिर ACs में होते हैं, तो उस वजह से ओजोन डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, दैट देयर इज़ अ रिडक्शन इन आवर ओजोन लेयर। तो उस वजह से जो UV रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे स्किन कैंसर या क्रॉप डैमेज हमें देखने को मिलता है। ओके, देन वी हैव मैन मेड डिजास्टर्स। तो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड, और द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर इम्पैक्टिंग टूवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट एंड दैट इज़ कॉजिंग द मैन मेड डिजास्टर्स। तो उसमें हमारे आते हैं या तो टेक्नोलॉजी फेलियर, ठीक है, या एक्सीडेंट्स हो जाना जिस वजह से आपको लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इन्वायरमेंटल हार्म देखने को मिलता है। तो इसमें आते हैं केमिकल हैज़ार्ड्स। केमिकल हैज़ार्ड्स का मतलब होता है कि ना जैसे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल्स लीक हो गए किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी एग्रीकल्चर लेबोरेटरी से, जैसे कि कोरोना हुआ था तो उसमें भी वही था कि
एक वो टेस्टिंग कर रहे थे, बट दैट वो गलती से लीक हो गया था, ठीक है। तो कॉजेज़ इसके ये रहते हैं कि एक तो सारी चीज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स हमारे पास रहते पॉइजनिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अगर मैं बात करूँ अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो वहाँ पे गैस लीकेज हो गया था, जिसके इम्पैक्ट्स अभी तक देखने को मिलते हैं। स्किन आई डैमेज, वहाँ पे अभी भी बच्चों को में कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलती कि भाई ये इसका ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। फिर इंडस्ट्रियल हैज़ार्ड्स में आते हैं आपकी एक्सीडेंट्स, जो कि फैक्ट्री या फिर प्लांट्स, जो फैक्ट्री प्लांट्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, देखो, एक तो मशीनरी फेलियर, कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, किसी का हाथ आ गया, कुछ भी, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं पुअर सेफ्टी मेजर्स, ह्यूमन एरर्स, नेग्लिजेंस, एक्सप्लोजन्स एंड स्ट्रक्चर कोलैप्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ये सारे हमारे इफ़ेक्ट्स रहते हैं। देन वी हैव न्यूक्लियर हैज़ार्ड्स, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से या रेडियो एक्टिव मटीरियल से हो जाते हैं, या फिर आपका न्यूक्लियर वेस्ट जो चीज़ें होती हैं, अब उसे हमारी चीज़ें कॉजेज़ ये सारे हैं। देन वी हैव इफ़ेक्ट्स जिसमें रेडिएशन सिकनेस या फिर कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेजेस, ये सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। वी हैव नेक्स्ट वी हैव फायर हैज़ार्ड्स, मतलब जो कि हमारे आग लग जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो, इसके कॉजेज़ ये होते हैं, या तो इलेक्ट्रिक जो हमारे सर्किट्स हैं दे गेट एक्सप्लोडेड, तो उस वजह से शॉर्ट सर्किट्स की सारी दिक्कतें। Then we have gas cylinders explosions, industrial fires, careless handling of flammable material. Flammable material होते हैं that are prone for fire, मतलब बहुत easily fire catch कर लेते हैं आपके, जैसे आपका सोडियम हो गया या फिर हमारा फॉस्फोरस हो गया। दीज आर हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स जो कि बहुत जल्दी आपका फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इसकी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बर्न्स, मतलब लोग जल जा रहे हैं, स्मोक पोल्यूशन और सफोकेशन हो जाती है जो, ठीक है। देन वी हैव डिज़ास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, कि हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। केमिकल और इंडस्ट्रियल हैज़ार्ड्स के लिए हम स्ट्रिक्ट और रूल्स लगा सकते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन हो टाइम टू टाइम, प्रॉपर स्टोरेज और लेबलिंग हो केमिकल की, कि ये ज़्यादा डेंजरस केमिकल है, आप इसको यूज़ मत करना, या अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपरली यूज़ करना। वर्कर की ट्रेनिंग और सेफ्टी ड्रिल्स उनको देना, कि वर्कर्स प्रॉपरली, ऐसा ना हो कि भाई किसी भी लल्लू राम को रख दिया काम पे और उसने तो सारे में मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन वी हैव न्यूक्लियर हैज़ार्ड्स, न्यूक्लियर में हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन put strong safety systems in nuclear plants, radiation monitoring और safe disposal of nuclear waste, मतलब जो भी आपका न्यूक्लियर वेस्ट आ रहा है that would highly impact our environment, तो उसको हम सेफली डिस्पोज ऑफ कर दें। पब्लिक अवेयरनेस और इवैक्यूएशन प्लान्स, ये सारी हम चीज़ें कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है और ज़्यादा जो ह्यूमन रिलेटेड हमारे हैज़ार्ड्स हैं, और सॉरी ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स हैं। उसमें एक तो आता है रोल ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखो, एक तो जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इस वजह से हो क्या रहा है, एक तो डिमांड ऑफ फूड, वाटर, हाउसिंग, एनर्जी, ये सब इंक्रीज़ हो रही है। देन वी हैव एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जहाँ पे अब इतनी ज़्यादा एकदम से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑफकोर्स दे नीड हाउसेस टू लिव इन, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उनको काट के अब वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑफकोर्स उनको ज़्यादा सामान चाहिएगा, उन लोगों को भी चाहिए, तो देर इज़ ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। देन वी हैव इंक्रीज वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन, ठीक है। जो वेस्ट जनरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो गया है, प्लस पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो गया है विद द पॉपुलेशन दैट इज़ इंक्रीजिंग। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मतलब इंडस्ट्रियल्स जो इंक्रीज़ हो रही हैं उस वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देयर इज़ अ हाई इंक्रीज इन पॉल्यूशन इन एयर, वाटर एंड सॉइल, जो इंडस्ट्रीज़ हमारा पॉल्यूट कर रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, जैसे जिसमें CO2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है, जो कि बहुत हाईली इम्पैक्ट कर रही है टू ग्लोबल वार्मिंग, ओके।
देन वी हैव इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है. ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, उनको चाहिए इतना नहीं बट दे आर एक्सट्रैक्टिंग अ लॉट्स ऑफ अमाउंट विच लीड्स टू ओवर एक्सट्रैक्शन. ठीक है. देन रोल ऑफ लाइफ स्टाइल सॉरी रोल ऑफ चेंजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उस वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं. एक तो देखो ओवर कंजम्पशन ऑफ व्हीकल्स, एसीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हमें देखने को मिल रहा है. इंक्रीज यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहा है. वी हैव डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. जैसे जैसे कि अब ह्यूमन हमारा पहले लाइफस्टाइल जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, वी आर सीइंग द ओवर कंजम्पशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. फिर कंबाइंड इफेक्ट्स हैं यहाँ पे. एंड नीड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी. देखो नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप प्रमोट कर सकते हो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को. मतलब रेन्यूएबल का मतलब होता है दैट कैन बी रीजनरेटेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल देखो सोलर एनर्जी अगर आप यूज़ कर रहे हो इन कंपेरिजन टू द एनर्जी दैट इज बीइंग नॉन रेन्यूएबल एनर्जी. ठीक है. तो सोलर एनर्जी तो सूरज तो रोज आएगा ही ना, तो आप उसको यूज़ कर लो. ठीक है. सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर सकते हैं. हम इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को. सो देर आर सम सस्टेनेबल थिंग्स दैट वी कैन यूज़. ओके गाइज, सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट 2 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. और इसके बाद है आपका केस स्टडी. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को. And thanks for watching guys.